आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक बुद्धि और बुद्धि परीक्षण की। तो बुद्धि और बुद्धि परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाने की संभावना भी है। साथ साथ में हम इन सभी क्वेश्चनों पर डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तो ये जो प्रश्न हैं ये हुबहू वैसे भी पूछे जा सकते हैं और साथ साथ में इससे संबंधित जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो और भी महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी सीटेट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपका सीटेट के लिए नहीं है, सीटेट, DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरे वीडियो में और आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। सिर्फ यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी बल्कि यहाँ पर आपको बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज भी मिलेगा, इसलिए शुरू से लास्ट तक आप वीडियो पूरा देखें। साथ साथ में जो भी लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें तथा लाइक और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बिने, बी है एडवर्ड स्पीयरमैन, सी है रॉबर्ट स्टनबर्ग, डी है डेविड वैशलर। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बिने। प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया था। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी माना जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिने को। कई जगह पर आपको इस अंग्रेजी में लिखेंगे तो बिनेट लिखेगा, ठीक है, शॉर्ट में लोग बिने बोलते हैं। तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। आइए हम लोग जानते हैं अल्फ्रेड बिने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, अल्फ्रेड बिने की बात करें तो अल्फ्रेड बिने का जन्म 8 जुलाई को हुआ था। कब? 8 जुलाई 1857 ईस्वी को। जो हमारे देश में 1857 का गदर होता है, 1857 की क्रांति होती है, उसी वक्त बिने का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? जगह पड़ती है दोस्तों नीस नाम का एक शहर है, और ये शहर कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस में नीस नामक शहर है, वहीं पर अल्फ्रेड बिने का जन्म हुआ था। अल्फ्रेड बिने ने थियोडर साइमन के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? थियोडर साइमन के साथ मिलकर के, पूरा नाम है थियोडर साइमन। तो साइमन के साथ मिलकर के बिने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम नाम देते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और कब तैयार किया गया था? 1905 ईस्वी में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को तैयार किया गया था। और ये किसके लिए था? ये 3 से 16 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए तैयार किया गया था। बिने साइमन किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? किस मनोवैज्ञानिक से ज़्यादा प्रभावित थे? तो वो मनोवैज्ञानिक थे आपके जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे से प्रभावित थे। बुद्धि परीक्षण जब बना था 1905 ईस्वी में, उसके पश्चात इसमें संशोधन किया गया। कब? प्रथम 1908 ईस्वी में, द्वितीय संशोधन 1911 ईस्वी में किया गया। अब ये तो आपका बिने के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं जो कि अपने अपने देश में बिने साइमन के इस बुद्धि परीक्षण को लागू करते हैं, लेकिन संशोधन करके अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसको अनुकूल बनाते हैं और फिर उसको लागू करते हैं, वहाँ पर इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कई बार इसका संशोधन हुआ है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब अगर बात करें संशोधनों की तो 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने के बुद्धि परीक्षण को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर इसका प्रकाशन किया था। आपको पता है टर्मन वही है जिन्होंने क्या दिया था? IQ, बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था। बुद्धिलब्धि का सूत्र देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? आपके टर्मन की बात भी हम करेंगे आगे। अब देखिए, इन्होंने अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर इसका प्रकाशन किया था। यह परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाता है। 1905 ईस्वी में बिने साइमन ने मिलकर के परीक्षण बनाया, बुद्धि परीक्षण। उसके बाद 1908 ईस्वी में प्रथम संशोधन, 1911 ईस्वी में द्वितीय संशोधन,
1916 ईस्वी में क्या होता है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन ने क्या किया कि अपने हिसाब से क्या किया, अपने देश के हिसाब से उसको अनुकूल बना करके उसको प्रकाशित किया। ठीक है, 1916 ईस्वी में यह परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाता है। चूंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही आपका जो टर्मन है वो प्रोफेसर था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर ये प्रोफेसर था। इसने बिने के द्वारा जो बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था उसको अमेरिका के हिसाब से क्या किया, उसको अनुकूल बनाया और उसका इस्तेमाल किया, और इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। देखिए, इसने ये चाहता तो अपना नाम भी दे सकता था टर्मन, लेकिन इसने बिने का सम्मान करने के लिए क्या किया, अपना नाम नहीं दिया, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी पे ये काम करता था उसको जोड़ा है, और किसके नाम के साथ में, बिने के नाम के साथ में इसको जोड़ दिया। तो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? टर्मन के द्वारा दिया गया। ये याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं। 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इस परीक्षण का वर्तमान संशोधन प्रकाशित किया गया है। तो 1960 ईस्वी में अभी हाल ही में जो आपका आईक्यू का परीक्षण होता है वो आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, संशोधन करके। तो ये जो क्रम है उसको आप याद रखिए। 1905 डेट याद रखिए, फिर 1908 आप याद रखिए, 1911 याद रखिए, और 1916 याद रखिए, और फिर 1960 याद रखिए। 1905 ईस्वी में विनय साइमन ने बनाया, 1908 में प्रथम संशोधन, 1911 में द्वितीय संशोधन, 1916 ईस्वी में टर्मन ने अपने देश के हिसाब से उसको ढाला और अपने देश में लागू किया, और नाम फिर इसका पड़ गया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापन। 1960 ईस्वी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, उसका संशोधन करके वर्तमान में इसको लागू किया है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इससे सिर्फ टर्मन ही प्रभावित नहीं हुआ बिने से, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि प्रभावित हुए, जैसे कि आपका बोबर टागा, एक मनोवैज्ञानिक है बोबर टागा। इस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में जर्मनी में संशोधन किया। तो जर्मनी के हिसाब से इसने ढाला था बिने साइमन परीक्षण को, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को जर्मनी के हिसाब से ढाला। एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बर्ट ने क्या किया था, 1922 ईस्वी में क्या किया कि लंदन में संशोधन किया। बिने का जो बुद्धि परीक्षण था उसका संशोधन लंदन में किया, अर्थात लंदन की परिस्थितियों के अनुकूल बिने साइमन के परीक्षण को ढाला। अब बार बार आपको दिमाग में ये लग रहा होगा कि अपने देश के हिसाब से क्यों ढालते रहे थे। बात ये थी कि जो बिने थे उनसे कहा गया था कि कोई एक कॉलेज था, उस कॉलेज के विद्यार्थियों की बुद्धि का मापन करना था, उनको अलग अलग डिवाइड करना था, उनका ग्रेड बनाना था, ये कहा गया था। और इसीलिए उन्होंने कुछ परीक्षाएं तैयार की, कुछ परीक्षण तैयार किए थे। तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को लेकर के, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये बनाया गया था, 3 से 16 वर्ष के जो स्टूडेंट्स थे। तो आप दोस्तों, जब दूसरा कोई मनोवैज्ञानिक अपने देश में उस तरीके का परीक्षण बनाएगा तो अपने देश के स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाएगा, ना कि आपके जहां का आपका ये बिने था अर्थात फ्रांस के हिसाब से। ठीक है, ये रीजन था, इसलिए सारे के सारे लोग अपने देश में जाकर के इसको क्या करते थे, अपने देश के हिसाब से उसको ढालते थे। ये इसका रीजन था। बात करते हैं भारत में, तो भारत में क्या होता है सन 1922 ईस्वी में, कब? सन 1922 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सन 1922 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। कहां पर? भारत में। तो थोड़ा इसको हम सही से लिख लेते हैं। 1922 ईस्वी में भारत में आता है पहली बार, और किसके द्वारा लाया जाता है, तो वो व्यक्ति हैं एफजी, नाम नोट कर सकते हैं आप। एफजी कॉलेज के, एक एफजी कॉलेज है, एफजीसी, और ये कहाँ पर था? लाहौर में। ये कॉलेज कहाँ था? लाहौर में। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो उसके एक प्राचार्य थे, एफजी कॉलेज के प्राचार्य, जो कि लाहौर में कॉलेज था, इसके प्राचार्य थे डॉक्टर CH राइस। कौन थे? डॉक्टर CH राइस, आप नाम याद रख सकते हैं, डॉक्टर CH राइस। 1922 ईस्वी में भारत में सबसे पहली बार इसको ढाला था, और वो भारत जो कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो लाहौर भी हमारे भारत में ही आता था, तो सबसे पहले लाया गया। बाद में आपका 1954 ईस्वी में, कब? यहाँ पर लिखे देते हैं, 1954 ईस्वी में
उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञानशाला है इलाहाबाद में, वहाँ पर इस बिने साइमन परीक्षण का संशोधन देश के हिसाब से किया गया। ये आप याद रख सकते हैं। जो आपके डॉक्टर CH राइस के द्वारा बुद्धिमापन परीक्षण निर्मित किया गया था, संशोधित किया गया था बिने के द्वारा, बिने का देख करके उसका नाम क्या रखा गया, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। यहाँ पर इसको आप याद रख सकते हैं। जो CH राइस के द्वारा बनाया गया भारत के लिए 1922 ईस्वी में, उसका नाम क्या दिया गया, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ये पूरा नाम है, आप लिख सकते हैं सही से। मैं दोबारा बोले दे रहा हूँ, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक प्रश्न में ही इतनी सारी एक्सप्लेन मैंने कर दी है, आप अगर नोट कर लिए होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, अर्थात बुद्धि क्या है ये आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिकों के आधार पर बुद्धि क्या है। ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता, बी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी है या तो ए या बी, डी है ए और बी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्या है, ए और बी दोनों। अर्थात मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है और सीखने की योग्यता भी है। ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्धि से संबंधित आपको वीडियो देखना है। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि की विशेषताएं, ये बुद्धि के प्रकार, ये सारे की सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो पे बनाई हुई हैं। बुद्धि वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप बुद्धि को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे समझाया गया है कि मैं गारंटी से कहता हूँ कि शायद आपने कहीं भी इस तरीके से बुद्धि को नहीं पढ़ा होगा, बुद्धि चैप्टर को ऐसे कहीं नहीं पढ़ा होगा। आप एक बार देखिएगा, फिर कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके आप बाल मनोविज्ञान के जो वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से आसानी से इस वीडियो को देख पाएंगे। तो बुद्धि टॉपिक को मैंने बोर्ड पे, बाकायदा बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, सही जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन ए बौद्धिक आयु में व्युत्क्रम संबंध, बी है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, सी है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, डी है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो आपको बताना है बुद्धि लब्धि। दोस्तों बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। और ऊपर आपका क्या होता है, ऊपर आपके होते हैं मानसिक आयु, क्या होता है आपका मानसिक आयु, जबकि नीचे क्या होता है आपका वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। और बाद में यहाँ पर आपका 100 रहता है गुणा 100। दोबारा यहाँ पर सही लिख देता हूँ, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये फार्मूला होता है IQ बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा, ये गुणा यहाँ पे रहेगा बराबर में, ठीक है, गुणा 100। तो ये इसका फार्मूला होता है जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया था। अब प्रश्न आपका है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रम संबंध, अर्थात जो आपका ये शैक्षिक आयु है, जो आपका बुद्धि लब्धि है, इससे व्युत्क्रम संबंधित संबंध है। किसका, बुद्धि लब्धि का। तो ऐसे बौद्धिक आयु जैसी कोई चीज़ दी नहीं है, या बौद्धिक आयु को आप मानसिक आयु समझ सकते हैं, तो फिर ये व्युत्क्रम संबंध तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित। कालानुक्रमिक आयु का मतलब होता है आपका
काल, काल मीन्स समय, और समय व्यक्ति की उम्र को दिखाता है, तो ये आपका वास्तविक आयु से संबंधित है। तो वास्तविक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधी, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि देखिए बुद्धिलब्धि जो है वो मानसिक आयु के समानुपाती, लेकिन वास्तविक आयु के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मानसिक आयु के बुद्धिलब्धि जो है वो मानसिक आयु के समानुपाती, लेकिन वास्तविक आयु के व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। और जब यहाँ पर हम बटा करेंगे तो ये नीचे में है ना, बटे में है ना वास्तविक आयु, उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व परीक्षण, बी है बुद्धि परीक्षण, सी है सृजनात्मकता, डी है अभिवृत्ति। आपको बताना है कि भाटिया जो बैटरी है वो उसका प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धि टॉपिक ही पढ़ाया जा रहा है, तो बुद्धि इसका सही आंसर होगा। तो बुद्धि इसका सही आंसर है। दोस्तों एक व्यक्ति हैं CM भाटिया, इन्होंने क्या किया था कि एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था जिसे हम भाटिया बैटरी के नाम से जानते हैं। और ये जो परीक्षण तैयार किया गया थे उसका पूरा नाम अगर देखें तो इसका पूरा नाम है भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये इसका पूरा नाम है। और कब दिया गया? ये 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य बुद्धि का, बी है विशिष्ट बुद्धि का, सी है अभिवृद्धि का, और डी है अभिक्षमता का। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो आप ये दोनों रिजेक्ट कर देंगे आसानी से, है ना, अभिवृद्धि और अभिक्षमता का, ये तो हो ही नहीं सकता। सामान्य बुद्धि का या विशिष्ट बुद्धि का, ये आपको बताना है। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। और विशिष्ट यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं। विशिष्ट बुद्धि की जब बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है व्यक्तिगत बुद्धि की बात। कैसी? व्यक्तिगत बुद्धि। व्यक्तिगत बुद्धि की बात करते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग अपना एक विशिष्ट है, उसकी एक अलग विशिष्ट बुद्धि है। जब प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट हो सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भी विशिष्ट हो सकती है। तो जब व्यक्तिगत हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो उसे हम विशिष्ट बुद्धि बोलेंगे। जब हम सामान्य सभी लोगों की करते हैं तब हम उसको हम सामान्य बुद्धि परीक्षण कह सकते हैं। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक ने, बी नंबर है गिलफोर्ड ने, सी है स्पीयरमैन ने, डी है बिने साइमन ने। आपको बताना है कि मानसिक आयु जैसे संप्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, मेंटल एज शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बिने साइमन ने सबसे पहले मानसिक आयु की बात की थी। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो सबसे पहले अगर हम मेंटल एज की बात करते हैं तो मेंटल एज सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, बिने के द्वारा, ठीक। लेकिन एक फार्मूला है मेंटल एज अपॉन जो आपका वास्तविक आयु का रियल एज, इसको हम ये मान लेते हैं रियल एज। तो मेंटल एज अपॉन रियल एज, ये जो अनुपात दिया था, ये अनुपात सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विलियम स्टर्न व कोहलमान के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, स्टर्न व कुहलमान, ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुहलमान, स्टर्न व कुहलमान के द्वारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का ये जो अनुपात है वो दिया गया। मानसिक आयु प्रत्यय का प्रयोग बिने के द्वारा किया गया। लेकिन इसी में जब हम 100 लगा देंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100, ये आपका दिया गया टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो याद रखिए तीनों में अंतर है। मानसिक आयु जैसे प्रत्यय का प्रयोग बिने के द्वारा किया गया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का प्रयोग जो है वो स्टर्न और कुहलमान के द्वारा किया गया। लेकिन इसी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 फार्मूले की बात करेंगे तो ये आपका टर्मन के द्वारा दिया गया। तो ये आपका तीनों में अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है।
उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है। आप ये एक फार्मूला है, सॉरी ये आपका एक सवाल है और आपको फार्मूले के तहत इसको लगाना है। और अगर आपको फार्मूला पता है, जैसे कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि फार्मूला क्या होता है, आईक्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, आईक्यू बराबर आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु जो आपकी उम्र होती है, वास्तविक आयु इंटू 100। ये फार्मूला टर्मन के द्वारा विकसित किया गया था। इसी फार्मूले में आप किसको रख देना है, तो 8 वर्ष के सुदूर की आयु, तो 8 आपका कहाँ पे आएगा, वास्तविक आयु पे आएगा ना, तो 8 नीचे आ गया। और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 10, और यहाँ पे आप कितना करेंगे, 100 कर देंगे, है ना, 100 कर देंगे। अब इसको आप काट दीजिए। अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 और 4 का भाग जब 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौको 100 होता है, और 25 पंचे 125, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अर्थात 8 वर्ष के सुदूर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी, 125 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए मंद बुद्धि, बी है सामान्य बुद्धि, सी है श्रेष्ठ बुद्धि और डी है क्षीण बुद्धि। आपको बताना है 90 से 100 के बीच का जो बालक होता है वो किस आईक्यू लेवल का होता है। तो टर्मन ने जो बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किया है उसके प्रकार, उस हिसाब से अगर देखें तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सामान्य बुद्धि का आएगा। क्या आएगा, सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि। जैसे अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्मन ने क्या बताया था कि 130 से अधिक, अगर 130 से प्लस किसी का आईक्यू है तो वो क्या माना जाएगा आपका, वो आपका होगा प्रतिभाशाली। क्या होगा, प्रतिभाशाली, है ना, ये याद रखिए। 121 से आपका 130 तक ये आपका क्या होगा, प्रखर बुद्धि। ये आपका क्या होगा, प्रखर बुद्धि। अब अब यहाँ पे आएगा 111 से 120, 111 से 120। इसके अंदर की बात करेंगे तो तीव्र बुद्धि। 91 से आपका जो 110 है, इस इतने के बीच का बालक जो होता है वो कैसा होगा। देखिए 111 से 120 वाला जो होगा वो आपका तीव्र बुद्धि का होगा, और जो 91 से 110 वाला होगा वो आपका सामान्य, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा सामान्य बुद्धि का। 81 से 90 ये आपका होगा मंद बुद्धि। कैसा होगा, मंद बुद्धि बालक होगा। और अगर हम बात करें 81 से 90 तक हो गया है, अब हम बात करें 71 से 80, तो 71 से 80 का जो बालक होगा वो आपका अल्प बुद्धि होगा। कैसा, अल्प बुद्धि। इसके अलावा हम जब 71 से कम की बात करते हैं तो फिर वो जाएगा आपका जड़ बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं पूरी तरीके से मूर्ख, महामूर्ख, है ना, महामूर्ख, जड़ बुद्धि, इडियट। तो यहाँ भी चला जाएगा। तो इसके हिसाब से 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक जो होता है वो सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए एक हिंदी में परीक्षण तैयार किया था। उस परीक्षण का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी है आर्मी अल्फा परीक्षण, डी है चित्रांकन परीक्षण। तो आपको सही जवाब बताना है कि जलोटा जी ने कौन सा परीक्षण बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये जो है वो डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा दिया गया था। एस जलोटा पंजाब के, कहाँ के, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कब, 1963 ईस्वी में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था 1963 ईस्वी में, जिसका नाम क्या रखा था, यही आपका बी नंबर, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में था। देखिए 3 भाषाओं में था, हिंदी में था, उर्दू में था और आपका इंग्लिश में था। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश 3 भाषाओं में डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा ये परीक्षण तैयार किया गया था, और 12 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है जेपी गिलफोर्ड, बी है एल्फ्रेड बिने, सी है जेएस ब्रूनर, डी है विलियम स्टर्न। तो बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, विलियम स्टर्न।
इसका सही जवाब क्या है? विलियम ईस्टर्न। आपको पता है कि बुद्धि लब्धि का जो शुरुआती फार्मूला था, ऊपर था मानसिक आयु और नीचे था आपका वास्तविक आयु। तो इसी के आधार पर इन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द पहले दिया था, लेकिन बुद्धि लब्ध का वर्तमान आधुनिक जो फार्मूला है जिस पे हम 100 जोड़ते हैं वो किसके द्वारा दिया गया? टर्मन के द्वारा दिया गया। तो बुद्धि लब्धि शब्द की अवधारणा शुरुआत जो है, बुद्धि लब्धि शब्द की अवधारणा सबसे पहले विलियम ईस्टर्न एवं कुहलमान के द्वारा दिया गया था। कुहलमान यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसलिए विलियम ईस्टर्न इसका सही जवाब है। लेकिन बुद्धि लब्धि का फार्मूला जो अभी आपका मान्य है वो आपका टर्मन के द्वारा दिया गया, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, बी कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, सी आर्मी बीटा परीक्षण, डी वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी। ये आपको बताना है। इसमें बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है ये आपको बताना है। दोस्तों हम किसी एक शख्स का, किसी एक व्यक्ति का अगर हम परीक्षण करते हैं तो वो आपका क्या माना जाएगा? सामूहिक तो होगा नहीं। जब हमको आवश्यकता ढेर सारे इकट्ठा लोगों की पड़ती, कई सारे लोग एक समूह में रहते हैं, तो हमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण की जरूरत पड़ती है। और ऐसा समूह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आर्मी बीटा परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? शुरुआत हुई थी 1914 से, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों एवं उनके अधिकारियों के सामूहिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण के लिए निर्मित किया गया था। इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया गया था। आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा जानने वाले व्यक्तियों के लिए तथा आर्मी बीटा परीक्षण अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्तियों व अशिक्षितों के लिए किया गया था। देखिए इसी सामूहिक परीक्षण में भी शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण किए गए थे। जिनको अंग्रेजी आती थी उनके लिए क्या था? आपका आर्मी अल्फा परीक्षण। क्या था? आर्मी अल्फा परीक्षण। ये खासकर अधिकारियों के लिए था, आर्मी जो सेना में थे। लेकिन जो बीटा परीक्षण किया गया, ये बीटा परीक्षण सैनिकों के लिए किया गया और ऐसे लोगों के लिए किया गया जिनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, तो उनको संकेतों के माध्यम से उनका परीक्षण लिया गया, जिसे हम अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण भी कह सकते हैं। तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया? ये आपका मतलब कौन सा परीक्षण होगा? तो आर्मी बीटा परीक्षण इसे हम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेस्लर के बालकों के लिए बुद्धि मापने में उप परीक्षणों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 8, सी 11, डी आपका 14। 5, 8, 11, 14। आपको बताना है कि वेस्लर के द्वारा जो बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था उसमें उप परीक्षणों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी? तो आइए इसकी बात करते हैं। देखिए डेविड वेस्लर, क्या नाम था पूरा? डेविड वेस्लर। डेविड वेस्लर ने बुद्धि मापन के लिए शाब्दिक तथा निष्पादन उप परीक्षणों को सम्मिलित करके वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि मापनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? WAIS, वैस परीक्षण की रचना की। इस मापने में कुल 11 उप परीक्षण थे। कितने थे? कुल 11। ऑप्शन नंबर सी, कुल 11 उप परीक्षण थे, जिसमें 6 आपके कैसे रहते हैं? 6 आपके वर्बल रहते हैं, शाब्दिक, और 5 जो थे वो आपके कैसे रहते हैं? आपके निष्पादन उप परीक्षण थे। तो कुल मिलाकर के कितने उप परीक्षण थे? 11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वेस्लर के द्वारा जो बालकों के लिए बुद्धि मापनी में परीक्षण दिया गया उसमें उप परीक्षणों की कुल संख्या कितनी थी? तो 11 थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, अर्थात मानसिक आयु पूछी जा रही है। चलिए देख लेते हैं मानसिक आयु कितनी होगी। इसको कैसे हम हल करेंगे? थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दिया गया है और कई बार लोग इसमें गलतियां भी कर जाते हैं, जबकि है बहुत ही सिंपल। चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 16 वर्षीय बच्चा, अर्थात हम देख लेते हैं यहाँ पर वास्तविक आयु कितनी दी गई है। वास्तविक आयु उसकी कितनी है? वो 16 वर्ष का है। हम बात करते हैं यहाँ पर मानसिक आयु तो दी नहीं गई है, मानसिक आयु पूछी जा रही है, लेकिन उसका IQ दिया गया है। IQ उसका कितना है? 75 है। IQ 75 है। हमें अब क्या निकालना है? हमें अब उसका मानसिक आयु निकालनी है। तो आप फार्मूले पे रख सकते हैं। देखिए IQ बराबर, अब आपका ऊपर क्या रहेगा? आपका मानसिक आयु। तो ऊपर मानसिक आयु, तो मानसिक आयु तो पता नहीं, x मान लेते हैं। नीचे आपकी क्या रहेगी? ये आपकी 16, लेकिन IQ की जगह पर ये दिया गया है आपका 75। तो अब क्या होगा? और इंटू 100 भी होगा यहाँ पे, है ना, इंटू 100 भी होगा। अब क्या होगा कि इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, है ना, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो आइए इधर देख लेते हैं। देखिए अब हो जाएगा आपका 100x बराबर
75 गुणे 16 ये होगा। x बराबर जब वैल्यू निकालेंगे x की, चूँकि x जो है वो आपका क्या है, मानसिक आयु है, तो ये आपका 100 यहाँ पर नीचे चला जाएगा, है ना। अब इसको काट लेते हैं, 25 75 और 25 चौके 100 और 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, तो x बराबर कितना आया 12, अर्थात x हमारा क्या था, मानसिक आयु। तो बालक की मानसिक आयु कितनी निकली, 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस तरीके से इसको हल करना है। अब 75 IQ लेवल वाला बालक किस श्रेणी में आएगा ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि किस श्रेणी में आएगा। दोस्तों मैंने बताया था कि 71 से 80 IQ लेवल के बीच का बालक जो होता है वो अल्प बुद्धि में आएगा। किस में आएगा, अल्प बुद्धि में। तो 75 IQ जिसका होगा वो आपका अल्प बुद्धि में आएगा, आप ये याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, एक को मतलब धनी परिवार के द्वारा गोद लिया जाता है और एक को निर्धन के द्वारा लिया जाता है। दो जुड़वा भाई हैं, इसको ऐसा सीधा समझिए। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब दो जुड़वा भाई हैं, एक गरीब के घर में चला जाता है और एक आपका गरीब के घर में रहता है। अब दोनों में क्या फ़र्क आएगा, उनकी बुद्धि लब्धि में क्या चीज़ आएगी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। अर्थात जो अमीर के घर में गया है वो लड़का क्या करेगा, निर्धन, उसकी अपेक्षा निर्धन वाला जो लड़का है वो ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेगा IQ में। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता। सी है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी जो लड़का है, जो धनी घर में गया है, वो ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा। और डी नंबर ऑप्शन है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगा के बताना है कि क्या यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका सामाजिक आर्थिक परिवेश है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। कौन गरीब है कौन अमीर है, ये किसी IQ, एक गरीब का बच्चा भी अच्छा IQ लेवल का हो सकता है और एक आपका हो सकता है धनी वाला गरीब, धनी का कम IQ लेवल हो सकता है, धनी का भी IQ लेवल ज़्यादा हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्थिक सामाजिक परिवेश के हिसाब से बालक का जो बुद्धि लब्धि है वो कम ज़्यादा होगी। अगर कम ज़्यादा होती है तो वो प्रभाव जो है, वो जो कारक उसके होते हैं वो आपके 2 कारक होते हैं। एक आपका है वंशानुक्रम, क्या है, वंशानुक्रम, और दूसरा आपका क्या है, वातावरण। ये दोनों पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं कि कौन बालक किस बुद्धि लब्धि का हो सकता है। देखिए, एक तो वंशानुक्रम की बात करें तो माँ बाप से, उनके पूर्वजों से आने वाले जो क्वालिटी हैं, जो गुण हैं, जो जीन्स हैं उसके अंदर आते हैं। तो माँ बाप अगर पूर्वज अच्छे रहेंगे तो बालक को भी अच्छे होने की संभावना रहती है। वातावरण भी, आसपास का वातावरण कैसा है, शैक्षिक है, किस तरीके का है, वो भी काफ़ी प्रभावित करता है बुद्धि लब्धि को। तो ये दोनों चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, बट सामाजिक आर्थिक परिवेश जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता। यहाँ आर्थिक की बात हो रही है कि पैसा जो है वो किसी के IQ लेवल को प्रभावित नहीं कर सकता है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा बुद्धिमान और कम पैसा है तो कम बुद्धिमान। ठीक है, तो इसमें से सही कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक स्तर, क्या कहा गया है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि है ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, बी दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता, सी समस्यागत समायोजन, डी एक विशेष योग्यता। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बुद्धि की बात होती है। जो बुद्धि, अगर आपने पढ़ा है इंटेलिजेंस को अच्छे से तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुद्धि के बारे में बताती हैं। तो बुद्धि कोई एक चीज़ नहीं है, ये क्या है, पूरी तरीके से तमाम प्रकार की जो क्षमताएँ हैं, चाहे वो सीखने की योग्यता हो, चाहे वो अमूर्त चिंतन की योग्यता हो, समायोजन की योग्यता हो, और भी जितनी भी सारी योग्यताएँ होती, उन सभी योग्यताओं का एक समुच्चय है, एक इकट्ठा रूप है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। किसी एक खास चीज़ को हम बुद्धि नहीं कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ढेर सारी जो क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं
को एक साथ मिलकर के हम क्या नाम देते हैं, इंटेलिजेंस नाम देते हैं, बुद्धि नाम देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्यों का। सामर्थ्य मीन्स क्षमताएं, क्षमताओं का एक समुच्चय। समुच्चय मीन्स क्या होता है, एक इकट्ठा रूप, एक इकट्ठा रूप। तो सामर्थ्यों का समुच्चय सही जवाब है। दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता, यहाँ पर बुद्धि जैसी कोई बात आती ही नहीं है। आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। समस्यागत समायोजन यहाँ पर हो सकता है कि समस्या जैसी आई उस हिसाब से हम समायोजन कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ समस्यागत समायोजन को हम बुद्धि नहीं मान सकते हैं, और भी तो क्षमताएं होती हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी शामिल हो जाती हैं। एक विशेष योग्यता भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, ए नंबर आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। बी है बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है। सी है बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। डी है बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुद्धि सीखने की योग्यता है, एकदम सही है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, एकदम सही आंसर है। आपका बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता, ये यहाँ पर बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये आपका सही है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की या समायोजन करने की योग्यता है। नवीन परिस्थितियाँ आई, नई समस्याएं आई, उन नई समस्याओं के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। लेकिन बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, नहीं, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है। ये आप याद रखिए, बुद्धि के द्वारा परिश्रम करवाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चूंकि यही आपका सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये आपके सही होने की वजह से गलत हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण निर्गत हुआ था। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण निर्गत हुआ था। इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों मिस हो गई है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ था। यहाँ बीच में आपका एक चीज़ छूट गई है, क्या? संशोधन। तभी तो मुझे लगा कि ये इसमें पूछना क्या चाह रहा है। संशोधन, 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ था। तो जो वो कब हुआ था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर बी 1912, ऑप्शन नंबर सी 1913, ऑप्शन नंबर डी 1914। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही इसकी सारी चीज़ें बता दी थी आपको। मैंने पहले ही बताया था कि 1905 ईस्वी में बिने और साइमन ने मिल करके बिने साइमन परीक्षण को तैयार किया था। 1908 ईस्वी में इसमें पहली बार संशोधन किया। 1908 में जो आपका बिने साइमन परीक्षण बन करके आया, उसमें फिर एक बार संशोधन किया गया, और वो संशोधन कब किया गया? 1911 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सीधा सा मतलब ये है कि 1908 वाले बिने साइमन परीक्षण में संशोधन कब किया गया? तो वो आपका 1911 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम सही जवाब है। 1911 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि समावेश करती है, ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन का, बी अभिसारी चिंतन का, सी है समालोचित चिंतन का, और डी है विचारशील चिंतन का। ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बुद्धि, अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है वो आपको देखना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बुद्धि क्या आपको समावेशित करती है? बुद्धि आपकी अभिसारी चिंतन को समावेशित करती है। अब देखिए पहले समझ लेते हैं इन दोनों को, अपसारी और अभिसारी क्या होता है। बुद्धि, जब हम बुद्धि का इस्तेमाल अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, अर्थात एक समस्या के कई समाधान, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। जब हम कई तथ्यों से, कई छोटी छोटी चीज़ों, कई समस्याओं को मिला करके हम क्या करते हैं कि एक समस्या को हल कर लेते हैं। दोनों को एक बार मैं सही से डायग्राम बना देता हूँ। देखिए अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? अपसारी चिंतन का मतलब होता है किसी एक चीज़ से क्या करेंगे हम, कई सारी समस्याओं का, किसी एक सॉल्यूशन से कई सारी समस्याओं का हल एक साथ निकाल लेंगे एक तरीके से। ये आपका अपसारी चिंतन होता है। लेकिन जब अभिसारी चिंतन की बात करेंगे तो छोटी छोटी जो आपके की होती हैं, छोटी छोटी की से, छोटी छोटी नॉलेज से हम क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण समस्या का हल निकाल लेते हैं। तो ये होता है आपका अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन बाहर से अंदर की तरफ होता है, अपसारी चिंतन अंदर से बाहर की तरफ होता है। अप मीन्स फैलना, अभि मीन्स सिकुड़ना।
ये होता है। अब बुद्धि समावेशित करती है, ये आपको बताना है कि अभिसारी होगा या अपसारी होगा। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होगा बुद्धि जो है वो कई तरीके से सोचती है। बुद्धि क्या है, वो कई तरीके से बुद्धि के द्वारा हम कई तरीके से सोच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा अपसारी चिंतन। क्या होगा, अपसारी चिंतन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय का वातावरण, बी है परिवार का वातावरण, सी है पास पड़ोस का वातावरण, डी है सांस्कृतिक वातावरण। देखिए बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो महत्वपूर्ण कारक है आपका विद्यालय का वातावरण। हम यहाँ बौद्धिक की बात कर रहे हैं, कोई सामाजिक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और वातावरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम बौद्धिक वातावरण की बात कर रहे हैं। तो बौद्धिक वातावरण जो है वो विद्यालय में ही बनता है, ठीक है। और सारे वातावरण हैं, सामाजिक वातावरण आपका घर में बन सकता है, पड़ोस में बन सकता है, लेकिन परिवार में बन सकता है, लेकिन बौद्धिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपका विद्यालयी वातावरण है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि विद्यालय के वातावरण में ही बालक की बुद्धि स्तर को बढ़ाया तथा नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, बी है नैतिक विकास, सी है बौद्धिक विकास, डी है संवेगात्मक विकास। तो एकाग्रता तथा सृजनात्मकता व्यक्ति के बौद्धिक स्तर तथा चिंतन पर आधारित होता है। एकाग्रता किस पर आधारित होता है? ये आपका एकाग्रता हो या सृजनात्मकता हो, ये दोनों आपका किस पर आधारित होता है? ये आपके दोनों चिंतन पर आधारित होते हैं। किस पर? चिंतन पर आधारित होते हैं, थिंकिंग पर आधारित होते हैं। एकाग्रता से चिंतन स्तर को और ऊपर लाया जा सकता है, जिससे सृजनात्मकता की उत्पत्ति होती है। अगर आपकी एकाग्रता और अच्छी है तो चिंतन का स्तर और अच्छा होगा, और जब चिंतन का स्तर और अच्छा होगा तो आप अच्छा सृजन कर सकते हैं, अच्छी नवीन चीज़ आप ला सकते हैं। मौलिकता आपके जितना अच्छा चिंतन होगा, जितना अच्छी एकाग्रता होगी, उतना ही आपका अच्छा चिंतन होगा, और जितना अच्छा चिंतन होगा आप उतना ही अच्छा सृजन कर पाएंगे, आप उतनी अच्छी मौलिकता अपने चिंतन में ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही जवाब होगा, बौद्धिक विकास। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो वो आपका बौद्धिक विकास से है। तो ये दोस्तों था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा शेयर भी करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।